जब बहू ने पहली बार ना कहा। सुबह के 5 बजे थे। अलार्म बजने से पहले ही सुमन की आंख खुल गई। उसने धीरे से बिस्तर छोड़ा ताकि उसके पति अमित की नींद न टूटे। बाहर आंगन में हल्की ठंडक थी। उसने सबसे पहले तुलसी को जल चढ़ाया, फिर रसोई में जाकर चूल्हा संभाल लिया। चाय चढ़ाई, नाश्ते की तैयारी शुरू हुई और साथ ही दोपहर के खाने की भी। इस घर में सुमन की सुबह सबसे पहले होती थी और रात सबसे बाद में ख़त्म होती थी। शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं गया था जब उसने अपने लिए आराम मांगा हो। सास सावित्री देवी अक्सर कहती, अच्छी बहू वही होती है जो अपने बारे में बाद में और परिवार के बारे में पहले सोचे। सुमन मुस्कुराकर हर बार सिर झुका देती। उसे लगता था कि यही उसका कर्तव्य है। अमित भी अपनी पत्नी की मेहनत देखता था, लेकिन नौकरी की भागदौड़ में कभी खुलकर उसका साथ नहीं दे पाता था। तभी सावित्री देवी की बेटी ने नेहा का फ़ोन आया। उसने खुशी से कहा, माँ, इस बार मैं पूरे 15 दिन के लिए आ रही हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ है। यह सुनकर सावित्री देवी खुशी से खिल उठी। उन्होंने तुरंत सुमन को आवाज़ लगाई, बहू सुनो, नेहा आ रही है। उसके पसंद की सारी चीज़ें बना देना। घर बिल्कुल चमकना चाहिए। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, जी माँ जी। अगले 3 दिन तक उसने पूरे घर की सफाई की, पर्दे धोए, बिस्तर बदले, अचार निकाले, मिठाइयाँ बनाई और बच्चों के लिए भी बहुत कुछ तैयार किया। जिस दिन नेहा आई, पूरे घर में चहल पहल हो गई। नेहा ने आते ही माँ को गले लगाया, फिर सुमन की तरफ देखकर बस इतना कहा, भाभी पानी मिलेगा। सुमन तुरंत पानी ले आई। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। नेहा सुबह देर से उठती, आराम से चाय पीती और बच्चों के साथ समय बिताती। दूसरी तरफ सुमन सुबह से रात तक बिना रुके काम करती रहती। नाश्ता, खाना, बर्तन, कपड़े, बच्चों की फरमाइशें, मेहमानों की खातिरदारी, सब उसी के हिस्से में था। अगर कभी वह 5 मिनट बैठ जाती तो कोई न कोई आवाज़ आ जाती, बहू जरा इधर आना। एक दिन दोपहर में सुमन को तेज सिर दर्द हो रहा था। उसने सोचा कि 5 मिनट बैठकर चाय पी ले। तभी नेहा ने आवाज़ दी, भाभी बच्चों के लिए मैगी बना दीजिए। सुमन उठ गई। चाय ठंडी हो गई, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। रात को अमित ने पूछा, तुम बहुत थकी लग रही हो। सुमन ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ नहीं, बस थोड़ा काम ज़्यादा था। अगले दिन नेहा की सहेली घर आई। बातचीत के दौरान नेहा हंसते हुए बोली, मेरी भाभी को तो काम करने की आदत है, इन्हें आराम करने को कहो कहो तो भी नहीं बैठेंगी। सब हंस पड़े। सुमन भी हल्की सी मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में पहली बार कुछ चुभा। किसी ने यह नहीं पूछा कि वह आराम क्यों नहीं करती। सबने बस यह मान लिया कि उसे काम करना पसंद है। उसी शाम सास ने कहा, बहू कल मंदिर में भंडारा है, सुबह 4 बजे उठ जाना, 100 लोगों के लिए पूड़ियाँ बनानी है। सुमन ने सिर हिला दिया। रात को उसे हल्का बुखार भी था, लेकिन उसने दवा लेकर खुद को संभाल लिया। सुबह 4 बजे से वह लगातार काम करती रही। दोपहर तक उसके हाथ कांपने लगे, फिर भी उसने किसी से मदद नहीं मांगी। जब सब लोग भंडारे से लौटे तो घर में फिर चाय नाश्ते की तैयारी शुरू हो गई। नेहा सोफे पर बैठी मोबाइल चला रही थी। सुमन रसोई में खड़ी थी। तभी उसके हाथ से चाय का कप छूटकर टूट गया। आवाज़ सुनकर सावित्री देवी गुस्से में रसोई में आई और बोली, इतनी सी जिम्मेदारी भी नहीं संभलती, हर काम में लापरवाही। सुमन ने धीरे से कहा, माँ जी। हाथ काँप रहे थे, लेकिन उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सावित्री देवी ने फिर डांट दिया, अगर काम नहीं होता तो पहले ही बता दिया करो। सुमन चुपचाप टूटे हुए कप के टुकड़े उठाने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं। उस रात उसने पहली बार आईने में खुद को गौर से देखा। चेहरे की मुस्कान कहीं खो चुकी थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे और हाथों पर काम के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसने खुद से पूछा, क्या मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं? क्या मैं सिर्फ काम करने के लिए ही हूँ? अगले दिन सुबह फिर वही दिनचर्या शुरू हुई। तभी सावित्री देवी ने आवाज़ लगाई, बहू आज नेहा की पसंद की 20 तरह की चीज़ें बनानी है। शाम को रिश्तेदार भी आएंगे। सुमन ने एक पल के लिए उनकी तरफ देखा। उसके होठ खुले, लेकिन वह फिर चुप हो गई। उसने एप्रन पहना और रसोई की ओर बढ़ गई। उसे नहीं पता था कि उसके धैर्य की सीमा अब खत्म होने वाली है और बहुत जल्द वह अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक ऐसा शब्द कहने वाली है जिसे सुनकर पूरे घर की सोच बदल जाएगी। अगली सुबह सुमन हमेशा की तरह सबसे पहले उठी, लेकिन आज उसके कदमों में पहले जैसी तेजी नहीं थी। रात भर बुखार रहने के कारण शरीर टूट रहा था। फिर भी उसने रसोई संभाली, चाय बनाई, नाश्ता तैयार किया और बच्चों के टिफ़िन भी पैक कर दिए।
वह चाहती तो कह सकती थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन बरसों की आदत उसे रोक लेती थी। तभी सावित्री देवी ने रसोई में आकर कहा, बहू, आज शाम को तेरे ससुर जी के पुराने दोस्त अपने परिवार के साथ खाने पर आ रहे हैं। खाना थोड़ा अच्छा बनाना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सुमन ने धीमे से पूछा, माँ जी, अगर आज कुछ चीज़ें बाहर से मंगवा ले तो? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। इतना सुनते ही सावित्री देवी का चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, जब से इस घर में आई हो कभी काम से जी नहीं चुराया, और आज क्या हो गया? घर की बहुएं ऐसे ही घर संभालती हैं। सुमन चुप हो गई। उसने फिर से आटा गूंथना शुरू कर दिया। नेहा यह सब सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे हमेशा लगता था कि भाभी तो सब कर ही लेती है। दोपहर तक सुमन की हालत और बिगड़ गई। माथे पर पसीना था, लेकिन हाथ काम करते जा रहे थे। अमित ऑफिस से जल्दी लौट आया। उसने पत्नी को देखा तो घबरा गया। तुम्हें तेज बुखार है, तुमने बताया क्यों नहीं? सुमन मुस्कुराकर बोली, सबका काम पूरा हो जाए फिर आराम कर लूँगी। अमित ने कहा, पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। तभी सावित्री देवी ने बीच में कहा, पहले मेहमान आ जाएं फिर चले जाना। अमित कुछ कहना चाहता था, लेकिन माँ की बात सुनकर चुप हो गया। शाम होते होते मेहमान आने लगे। सुमन दर्द और कमजोरी के बावजूद रसोई में लगी रही। एक के बाद एक पकवान बनते गए। जब आखिरी रोटी सेक रही थी, तभी उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। उसने दीवार का सहारा लिया और गहरी सांस ली। उसी समय नेहा रसोई में आई और बोली, भाभी जल्दी कीजिए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। सुमन ने पहली बार बिना मुस्कुराए उसकी तरफ देखा। उसने गैस बंद की, एप्रन उतारा और बहुत शांत आवाज में कहा, नेहा, आज मैं नहीं कर पाऊंगी। नेहा चौंक गई। क्या मतलब? सुमन ने कहा, मतलब आज बाकी काम कोई और कर ले, मैं सच में थक गई हूँ। इतने में सावित्री देवी भी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने सख्त आवाज़ में कहा, यह क्या सुन रही हूँ मैं? मेहमान बैठे हैं और तुम काम छोड़ रही हो? सुमन ने पहली बार उनकी आंखों में देखकर कहा, जी माँ जी, आज मैं ना कह रही हूँ। मैं बीमार हूँ, मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। 7 साल से मैंने कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया, लेकिन आज मुझसे नहीं होगा। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी सुमन को इस तरह बोलते नहीं सुना था। नेहा भी एकटक उसे देख रही थी। अमित आगे बढ़ा और बोला, माँ, सुमन गलत नहीं कह रही है। हमने कभी इसकी थकान देखी ही नहीं। सावित्री देवी ने गुस्से में कहा, तो अब घर का काम कौन करेगा? तभी नेहा ने धीरे से कहा, मैं कर देती हूँ माँ। उसने पहली बार बेलन उठाया। 5 रोटियाँ बनाते बनाते उसके हाथ दुखने लगे। फिर सब्जी गर्म की, सलाद काटा, बर्तन लगाए। आधे घंटे में ही उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने रसोई से बाहर आकर गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, भाभी तो यह सब रोज करती है और मैंने कभी महसूस भी नहीं किया। उस रात मेहमान चले गए। घर में किसी ने सुमन को कुछ नहीं कहा। वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। बाहर बैठक में पहली बार पूरे परिवार के बीच यह चर्चा हो रही थी कि घर का सारा बोझ सिर्फ एक इंसान पर डालना क्या सचमुच सही था? नेहा चुप बैठी थी। उसके मन में पहली बार अपनी भाभी के लिए सम्मान की भावना जाग रही थी, लेकिन अभी उसने कुछ कहा नहीं था। उसे समझ आ चुका था कि रिश्ते केवल अधिकार से नहीं, जिम्मेदारियां बांटने से भी चलते हैं। और अगले ही दिन इस घर में एक नई शुरुआत होने वाली थी। अगली सुबह घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। पहली बार सावित्री देवी की आंख खुली तो रसोई में से बर्तनों की आवाज़ नहीं आ रही थी। उन्होंने घड़ी देखी, 6 बज चुके थे। वे जल्दी से बाहर निकली तो देखा कि सुमन अभी भी अपने कमरे में आराम कर रही। डॉक्टर ने उसे 2 दिन पूरी तरह आराम करने की सलाह दी थी। इतने में नेहा रसोई से ट्रे में चाय लेकर बाहर आई। उसके चेहरे पर हल्की सी थकान थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, माँ, आज चाय मैंने बनाई है। सावित्री देवी ने कप हाथ में लिया, लेकिन उनकी निगाहें बार बार सुमन के कमरे की ओर जा रही थी। इतने सालों में पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिस काम को वे सामान्य समझती थी वह कितना बड़ा था। कुछ देर बाद अमित भी रसोई में पहुंचा और बिना कुछ कहे सब्जियां काटने लगा। ससुर जी ने डाइनिंग टेबल साफ की। बच्चों ने अपने अपने खिलौने समेट लिए। घर के हर सदस्य ने थोड़ा थोड़ा काम अपने हाथ में ले लिया। उस दिन किसी ने सुमन को आवाज़ नहीं दी। वह जब उठी तो हैरान रह गई। रसोई साफ थी, नाश्ता बन चुका था और सब लोग अपने अपने काम में लगे थे। नेहा उसके पास आई और बोली, भाभी, आज आप सिर्फ आराम कीजिए। सुमन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें भर आई। उसने कहा, इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी? नेहा ने धीरे से जवाब दिया, ज़रूरत थी
क्योंकि इतने सालों से यह सब सिर्फ आप करती आ रही थी और हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ कि आपके भी हाथ थकते होंगे। सुमन कुछ नहीं बोली। उसके मन का बोझ जैसे धीरे धीरे हल्का होने लगा। 2 दिन बाद जब वह पूरी तरह ठीक हो गई तो फिर रसोई में पहुंची। जैसे ही उसने काम शुरू करना चाहा, अमित ने मुस्कुराकर कहा, अब से नियम बदल गया है। सुमन ने हैरानी से पूछा, कैसा नियम? अमित बोला, अब इस घर का काम सिर्फ बहू का नहीं होगा। जो घर में रहेगा वह अपनी क्षमता के अनुसार हाथ भी बटाएगा। ससुर जी ने हंसते हुए कहा, और रविवार को खाना मैं बनाऊंगा, चाहे जैसा भी बने। सब हंस पड़े। नेहा भी मुस्कुरा रही थी। उसने आगे बढ़कर कहा, भाभी मैं जब भी मायके आऊंगी मेहमान बनकर नहीं, आपकी मदद करने आऊंगी। सावित्री देवी अब तक चुप थी। वे धीरे से सुमन के पास आई। कुछ पल तक कुछ बोल नहीं पाई। फिर उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा, बहू मैंने हमेशा यह सोचा कि तुम सब कुछ संभाल लोगी। कभी यह नहीं सोचा कि तुम्हें भी आराम, सम्मान और अपने लिए समय चाहिए। अगर मेरी बातों से तुम्हारा दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ कर देना। सुमन ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और बोली, माँ जी मुझे आपसे शिकायत नहीं थी, बस इतना चाहती थी कि कोई एक बार पूछ ले कि मैं कैसी हूँ। यह सुनकर सावित्री देवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने सुमन को गले लगा लिया। उस दिन पहली बार सुमन को लगा उसकी मेहनत को देखा गया है, उसकी थकान को समझा गया है और उसकी चुप्पी की आवाज़ भी किसी ने सुन ली है। समय बीतता गया। अब घर में काम बांटकर होने लगा। सुबह बच्चे अपना बिस्तर खुद ठीक करते, अमित छुट्टी के दिन रसोई संभालता, ससुर जी बाजार से सामान ले आते और सावित्री देवी भी सुमन को हर दोपहर कुछ आराम करने के लिए कहती। नेहा जब भी मायके आती सबसे पहले रसोई में जाकर कहती, भाभी आज बताइए मुझे क्या करना है। दोनों मिलकर काम करती, बातें करती और हंसती। अब उनके बीच ताने नहीं, अपनापन था। एक शाम पड़ोस की एक महिला घर आई और बोली, सुमन तुम्हारा घर हमेशा इतना खुश कैसे रहता है? सुमन ने मुस्कुराकर कहा, जब घर का काम सिर्फ एक ही जिम्मेदारी नहीं रहता तब घर बोझ नहीं परिवार बन जाता है। यह सुनकर वहाँ बैठे सभी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। उस दिन सुमन को समझ आ गया कि कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए ऊंची आवाज़ नहीं, बस सही समय पर सम्मान के साथ कहा गया एक छोटा सा ना ही काफ़ी होता है। उसने किसी से लड़ाई नहीं की, किसी का अपमान नहीं किया, बस अपनी थकान और अपने अस्तित्व को स्वीकार करने की हिम्मत दिखाई। उसी एक शब्द ने पूरे परिवार को यह सिखा दिया कि त्याग करने वाला इंसान भी सम्मान और सहारे का हकदार होता है। उस घर में अब पहले से ज़्यादा प्यार था, क्योंकि अब हर कोई जानता था कि परिवार वहीं होता है जहाँ जिम्मेदारियाँ भी बांटी जाती हैं और एक दूसरे की भावनाओं की भी कद्र की जाती है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप कहाँ से कहानी को देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा।